हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर हम पूरा एक सेट सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम, जो कि 27 फरवरी। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं, बिहार बोर्ड से, झारखंड, छत्तीसगढ़ बोर्ड से, तब भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न पर है, तो हर जगह ये काम देगा। पूरा का पूरा मैं सेट सॉल्व करने वाला हूं, जो कि आपका 70 नंबर का आपका रहता है पेपर, जिसमें 4 एमसीक्यू रहते हैं आपके। निश्चित उत्तरी प्रश्न जोड़ा गया है, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी टाइप 1, लघुत्तरी टाइप 2 और दीर्घ उत्तरी, सारे के सारे मैं प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 12th बायोलॉजी का पेपर है। 27 फरवरी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, और आराम से आप 70 में 70 स्कोर करेंगे। ये सेट 1 आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है ना। इसका पीडीएफ बात करेंगे तो इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर। जाइएगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा, और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दे रहा हूं, जाइए वहां से आपको सारे वीडियोस बायोलॉजी के मिल जाएंगे। पढ़ लीजिए, काम खत्म। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए, आप अच्छे से 70 में 70 स्कोर कर लेंगे। और आपको चीज, कोई भी अन्य चीज बाहर से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं यार। जो आपके बोर्ड में जब पूछा जाएगा केवल आप उसी को पढ़ के चले जाइएगा, और आपको कुछ ही पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो हम ढेर सारे आपके लिए सेट लेके आ रहा हूं सॉल्व कराने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे हम लोग सामान्य निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे सामान्य निर्देश जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि प्रारंभ में जो आपको 15 मिनट मिलेंगे, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित अंक रहेंगे। कुल 3 घंटे, कितने? 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा। फुल पेपर सोल्यूशन है इसमें। जी हाँ, आप देख लीजिए पूरा पेपर सॉल्व है। आप अगर यही मैं आपको केवल 12 सेट सॉल्व करवाने वाला हूं, आप 12 सेट सॉल्व कर लीजिए, आपका काम खत्म यार। कोई अन्य चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल यही 12 सेट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, और आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी प्रॉमिस मैं कर रहा हूं। ठीक है ना। अन्य कोई चीज आपको पढ़ना है ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेगा, जैसे कि इन्होंने लिख दिया, साफ साफ मेंशन कर दिया है। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए इनका टर्म कंडीशन। इन्होंने लिखा है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्र, रेखा चित्रों के द्वारा करना है। आप जो चित्र बनाकर, जो उत्तर अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका चित्र बनाना चाहिए, तो आप चित्र बनाकर उसका उत्तर दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जो अंक रहेंगे सामने दिए रहेंगे पेपर में। हालांकि ये तो मैं पूरा सॉल्व करवा रहा हूं, मैं बताता चलूंगा कितने अंकों के कौन से प्रश्न आपके बने हैं और पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा मैं सॉल्व लेके आया हूं। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मेरे पास सॉल्व यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इससे और उसको मैं दोनों को देने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे दिया रहेगा। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे 1 रहेगा। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? कौन सा आभासी फल नहीं है? सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट या फिर आम। तो इसमें से कौन सा आभासी फल नहीं है, और बाकी और सब क्या है? आभासी फल है। तो देखिए यहाँ पे जो आभासी फल, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या? आभासी फल। अब आभासी फल कौन कौन से हैं? जैसे आपका स्ट्रॉबेरी होता है, यह भी आभासी फल है। और अखरोट, ये भी क्या है? आभासी फल है। और आपका सेब, ये भी क्या है? आभासी फल होते हैं। लेकिन आम जो है आभासी फल नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौथा वाला। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर चौथा वाला। अब आपको याद कैसे करना है? सेब, हमारे साथ सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये तीनों क्या है? आपके आभासी फल है। और कौन सा नहीं है? आम आपका आभासी फल नहीं है। इस प्रकार से आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है ना। ख वाला प्रश्न यहाँ पे, ख प्रश्न क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है। प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक कूट है। कौन सा कूट है? AUG है, UAG है, UGA है, UAA है या फिर UAG है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभक हेतु
जो कूट होता है वो होता है आपका UAG है। क्या है? UAG है। सॉरी, ए क्या है यहाँ पे? नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ पे AUG होगा। क्या होगा? AUG होगा। इन्होंने गलत यहाँ पे लगाया है, आप इसको लगा लीजिएगा, AUG होगा। ठीक है ना, AUG होगा। एक सीट में ये लिखा था, एक सीट में ये लिखा है, थोड़ा कंफ्यूजन आप देख लीजिएगा। वैसे तो AUG होगा। मान लीजिए अगर मेरा आंसर गलत है तो आप थोड़ा इसको ढूंढ लीजिएगा। ये मैं कंफ्यूजन में हूँ, थोड़ा इसको मैं देखा, लेकिन ना मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो आप एक बार देख लीजिए और कमेंट कर दीजिएगा कि पहला का ख वाला क्या राइट आंसर हमारा पहला होगा या फिर यहाँ पे हमारा UAG वाला होगा, दूसरा होगा। तो इसको राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो आपका AUG ही होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार कि दोनों में से कौन सा होगा। ठीक है ना, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय यानी कि जैव विघटित प्रदूषक है? प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस, वाहित मल या फिर ई कचरा? तो वो आपका आंसर होता है, क्या होता है? वाहित मल होता है। क्या होता है आपका? वाहित मल होता है। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे डाल दूंगा। एक बार आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप PDF पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा और आप कुछ भी मत पढ़िएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न इन्होंने पूछा है कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है, कहाँ पे है? प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में या लखीमपुर खीरी में? तो घड़ियाल पुनर्वास जो केंद्र है कुकरैल, वो जो स्थित है वो आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका चौथा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न बनेगा बोर्ड में। अब देखिए निश्चित उत्तरीय में पहले दूसरा यहाँ पे प्रश्न, ये पिछले साल के पूरे प्रश्न है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि ये IMP वाले क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं सेट 12 में करवाऊंगा। केवल यही आप 12 सेट तैयार कर लीजिएगा, 100% श्योर है कि आराम से यार 70 में 65 लेकर आएंगे। 70 में 65 आप छाप कर आएंगे। ठीक है ना, प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? दूसरा का प्रश्न है, टेपीटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो टेपीटम कहाँ पर स्थित होता है और उसका क्या कार्य होता है? तो लघु बीजाणु धान की सबसे बाहरी परत जो होती है, सॉरी भीतरी परत जो होती है, टेपीटम कहलाती है। लघु बीजाणु धान की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? टेपीटम कहते हैं। इस परत की कोशिकाएं विकसित होते परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं और इस परत की जो कोशिकाएं होती हैं, ये विकसित हुए जो हमारे परागकण होते हैं उनको क्या करती है? भोजन देती हैं। यह परागकणों के बाह्य चोल के निर्माण में भी सहायक करती हैं और ये जो परागकण के बाह्य चोल होते हैं उनके निर्माण में क्या करते हैं? बहुत ही ये हेल्प करते हैं। ख वाला प्रश्न है, ख वाला क्या प्रश्न है? मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेंडल होगा, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो कुल 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया था। कितने? कुल 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे है आपका ग वाला क्वेश्चन है। ग वाला क्वेश्चन क्या है? देख लीजिए, ग वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस पैथोजन के कारण हाथी पांव यानी कि एलिफेंटिएसिस रोग होता है? ऐसा कौन सा पैथोजन होता है जिसके कारण आप देखे होंगे महिलाओं में या फिर व्यक्तियों में हमारा पैथोजन, यानी कि जो ये कौन सा पैथोजन होता है जिसका हाथी पांव हो जाता है, मतलब कि जो पांव होता है फूल जाता है हाथी के आकार की तरह, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। और यह पैथोजन किस से संबंधित है और ये जो पैथोजन है यह किससे संबंधित है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? फाइलेरिया यानी कि जो हाथी पांव होता है, क्रीमी बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, यहाँ पे बैंक्रॉफ्टी रहेगा, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी हाथी पांव उत्पन्न करने वाला पैथोजन होता है। और ये जो पैथोजन होता है फाइलम नीमैटोडा संघ से क्या होता है? संबंधित होता है। क्लियर है? उसके बाद यहां पे प्रश्न है,
डीएनए में आर का क्या मतलब है? यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए में आर का क्या मतलब होता है? तो डीएनए में आर का क्या मतलब होता है? ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलत है। जो क्वेश्चन होगा ये होगा कि आर डीएनए क्या होगा? आर डीएनए में आर का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। तो आर डीएनए में आर का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे आर डीएनए में यहाँ पे आर रहेगा, आर जुड़ा रहेगा, आर, ठीक है, ये आर आप कर लीजिए। आर डीएनए में आर का क्या मतलब होता है? तो आर डीएनए में जो आर का मतलब होता है वो होता है आपका रिपीटेटिव। यहाँ पे क्या रहेगा? रिपीटेटिव रहेगा, या रिपीटेटिव भी रहेगा यहाँ पे, टेटिव। अब सही है, रिपीटेटिव यानी कि पुनरावृत्त होता है, रिपीटेटिव होता है। आर का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्त होता है, यानी कि रिपीट करना। आप समझ लीजिए, अगर आर डीएनए है तो रिपीट करना। रिपीट मतलब क्या होता है? रिपीट मतलब पुनरावृत्ति करना, बार बार किसी चीज को करना। अगर यहाँ पे एम होता तो मैसेंजर हो जाता, टी डीएनए होता है तो ट्रांसफर डीएनए हो जाता। आर डीएनए मतलब कह सकते हैं रिपीटेटिव, यानी कि रिपीटेटिव डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्लियर हो गया होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि निकेत को परिभाषित कीजिए, यानी कि ये निकेत क्या होता है, इसका आप मतलब क्या बोलते हैं निकेत? तो देखिए, निकेत का मतलब होता है भूमिका जिसका एक जात निर्वहन करती है, पारिस्थितिक निकेत कहलाता है। ऐसी भूमिका जिसका एक जात क्या करती है? निर्वहन करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। अब इसको आप समझिएगा, ये निकेत भाई साहब होता क्या? देखिए, निकेत का मतलब होता है वह स्थान जहां जीव अपने जीवीय संबंध, जहां जीव अपने जीवीय संबंध और भौतिक पर्यावरण में रहता है, पर्यावरण में रहता है। यानी कि जहां जीव अपने जीवीय संबंध और भौतिक पर्यावरण में रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। तो निकेत क्या होता है? ऐसा जीवीय स्थान जहां पे जो जीव होता है अपने जीवीय संबंध और भौतिक स्थान में रहता है, उसे हम लोग निकेत कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब ये अति लघुत्तरीय प्रश्न में तीसरा का क है आईवीएफ तथा जिफ्ट का मतलब बताइए। आईवीएफ तथा जिफ्ट का मतलब बताइए। तो आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पात्र निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पात्र निषेचन कहते हैं। और गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट का मतलब होता है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है? गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। याद कर लीजिए, ये काफी आपका आईएमपी वाला क्वेश्चन बना हुआ है। इसका क्या हो जाएगा? लिख लीजिए, गैमिटो इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी पात्र निषेचन। और गिफ्ट का मतलब होता है गैमीटो इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। क्लियर है ना। चलिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न ये है, असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। असंग जनन होता क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है, उसे असंग जनन कहते हैं। अब चाहे आप भाई साहब प्रजनन लिखिए या फिर आप जनन लिखिए, कोई इशू नहीं है। आप प्रजनन भी लिख सकते हैं और जनन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जनन को ही प्रजनन भी कहते हैं। तो ये असंग जनन क्या होता है? तो असंग जनन जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण हो जाए, यानी कि आप कह सकते हैं कोई भी ना मेल ना फीमेल आपस में संबंध ना बनाए और फिर वहां पे एक बच्चा बन जाए, उसे क्या कहते हैं? असंग जनन। अब ये कोई दैवीय शक्ति तो है नहीं कि भाई साहब फूंक मारे बिना। हाँ, अब समझ ही गए हो, समझदार बच्चे हैं आप लोग, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टर्नल एवं
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, 45, यानी कि 22 जोड़े और एक जोड़ा ये एक ही एक्स से कुल मिला कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर में कितना होता है 47 होता है। तो टर्नल में 45, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने होते हैं 47 होते हैं, याद कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसी में क्वेश्चन आता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में कितने होते हैं, आप कमेंट में डाल दीजिए कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये आईएमपी वाला क्वेश्चन है, इसको आप रट डालिए, याद कर लीजिए अगर आप अभी तक याद नहीं किए हैं तो। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं, अल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है अल्कोहल दुरुपयोग एक विघटनकारी और जीवन धमकी देने वाली समस्या। जीवन धमकी मतलब ये कि भाई साहब अगर आप अल्कोहल का यूज करेंगे तो ये जीवन को धमकी देगी। भाई साहब अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको मार डालेंगे बीमार करके, तो ये धमकी दे रहा है ना। और नशे में चलने, बर्बरता, हिंसक व्यवहार आदि जैसी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति नशे में चलता है तो उसको पहली बात चलने का शऊर नहीं होता है, जाना होता है पश्चिम की तरफ, चलता है उत्तर की तरफ, मतलब उल्टा ही भागेगा। जाना चाहिए रोड में तो जाएगा नाले में, कहाँ पे जाएगा नाले में जाएगा। तो चलने में उसको समस्या और नहीं, जाना चाहिए रोड में, जा रहा है नाले में, तो समस्या तो हो रही ना। बर्बरता, बर्बरता मतलब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि शराब पी के लड़कियों के साथ छेड़खानी करना, गलत काम करना, गाली गलौज करना इत्यादि, तो ये बर्बरता हो गई। हिंसक मतलब मार झगड़ा लड़ाई करना इत्यादि व्यवहार अल्कोहल से जुड़ा होता है। हर कोई समझता है कि सभी शराब संबंधित समस्याएं खराब हैं, यानी कि सब जानते हैं कि जो शराब से संबंधित जितनी भी समस्या होती है ये खराब होता है, लेकिन तभी भाई साहब शराब का यूज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन बना था यूपी बोर्ड में कि जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशय है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है आप समझाइए। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, आशय क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे। वे क्षेत्र जहां जाति समृद्धता बहुत अधिक है और उच्च स्थानिकता होती है, जहां जाति समृद्धता बहुत अधिक होती है और उच्च स्थानिकता होती है, साथ ही इन पर पारिस्थितिक संकट प्रबल होते हैं, उसे हम लोग जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। ये जाति अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती, उसे हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। ये केवल एक ही स्पेसिफिक जगह पर ही पाई जाती है और अन्य जगहों पर नहीं पाई जाती, इसीलिए हम क्या कहते हैं हॉट स्पॉट कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका लघुत्तरी प्रश्न शुरू होगा। लघुत्तरी प्रश्न में चौथा प्रश्न का क यहाँ पे दिया गया है कि पराग कणों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, कि पराग कण कितने प्रकार के होते हैं, आपको क्या करना है यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। थोड़ा हमारा चार्जर खत्म हो गया हमारे लैपटॉप का, उसको लगा दे, ऑन कर दे, ठीक है ना। चलिए चालू हो गया यहाँ पे। तो पराग कणों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, क्या होता है। तो पराग कण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका स्वपरागण होता है, दूसरा आपका पर परागण होता है। परागण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वपरागण और पर परागण। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वपरागण और पर परागण। ये भाई साहब स्वपरागण क्या होते हैं, स्वपरागण तब होते हैं पराग कण का पुष्पी पादप के वर्तिकाग्र तक जाने की घटना को परागण कहते हैं। यानी कि जो पुष्प के परागकण होते हैं ये कहाँ पे पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई साहब ये परागण होते क्या है। तो जो पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं जिसे परागण कहते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर दें आपको समझ आएगा।
तो परागण होता क्या, तो ध्यान दीजिएगा, परागण क्या होता है, पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। एक स्वपरागण होता है, दूसरा आपका परपरागण होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्वपरागण को देखेंगे कि स्वपरागण क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि किसी पुष्प के परागकोश के किसी परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिका अथवा पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिका तक स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। यह स्वयुग्मन यानी कि उसी पुष्प के परागकण द्वारा अथवा सजातीय पुष्प परागण यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं गैटोनोगैमी, अर्थात उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के परागकण द्वारा हो सकता है। अब इसको मैं आपको समझा दूं कि भाई साहब ये कहना क्या चाहता है। इसका मतलब का ये है कि किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे की, किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के, एक पौधे में कितने पुष्प होते, जरा आप सोचिए, एक पुष्प में देखते होंगे कई सारे यहाँ पे, एक पौधे में कई सारे यहाँ पे फूल लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा, किसी पुष्प की, ये पुष्प हो गया, एक पुष्प, दो पुष्प, एक पुष्प, दो पुष्प, तीन पुष्प, 4 और 5, एक ही पौधे, किसी पुष्प के एक ही पौधे के परागकण इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण। बात समझिएगा, ये पौधा हो गया, इसमें कई सारे फूल हैं, एक फूल का जो परागकण है, एक फूल का जो कण है, परागकण है, किसी अन्य फूल के, इसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। बस यही आपको समझना है और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं समझिएगा, ठीक है ना। यह पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जब एक लिंगी पुष्प होते हैं तो नर व मादा पुष्प एक ही नर पौधे में होते हैं। नर और मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं। और चौथा पॉइंट यहाँ पे, पुंकेसर व स्त्रीकेसर पुष्प में इस नर प्रकार स्थित होते हैं, नर में ही स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर गिर जाए। बात समझिएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो पुंकेसर व स्त्रीकेसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि जो पुष्प के परागकण होते हैं वो स्त्री के वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाएं। ये जो पुष्प होते हैं, जो स्वपरागण पुष्प होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये पुष्प सुगंध रहित, अनाकर्षक, छोटे व मकरंद रहित होते हैं। ठीक है ना। दूसरा आपका परपरागण। अब ये परपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, देखिए आपको नेक्स्ट क्लास के लिए नीतीश सर की कॉल आ रही है, देखिए इसमें, तब वो अपना नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला, यहाँ पे हम आपको बारी बारी से क्लासेस दे रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अब आपके पास बहुत टाइम कम बचा हुआ है भाई साहब, आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ते चले जाइए। ऐसा ना हो कि आपका कल बोर्ड एग्जाम है, आप आज ही पढ़ के जाएं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके पास टाइम बहुत कम है, अब आप टाइम निकाल के पढ़ते चले जाइए, ठीक है ना। अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम बचा हुआ है और इसी बचे हुए टाइम में यार मार दो छक्का, काम खत्म हो। क्लियर है ना। परपरागण क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, किसी पुष्प के परागकणों का उसी प्रजाति के, यहाँ पे न काट दीजिएगा, उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। परपरागण क्या होता है, याद रखिएगा, किसी पुष्प के परागकणों का उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। ये जो पुष्प होते हैं द्विलिंगी अथवा एक लिंगी तथा डोनर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं। यानी कि जो परपरागण वाले पौधे होते हैं या तो एक लिंगी होंगे या तो द्विलिंगी होंगे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, पुष्प के नर व मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। चौथा पॉइंट है, नर और मादा भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर न पहुंच सके। पांचवा है, पुष्प प्रायः वायु परागित पुष्पों को छोड़कर गंधयुक्त, आकर्षक, बड़े
अथवा यदि छोटे हैं तो समूह में तथा मकरंद युक्त होते हैं। क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे ख वाला प्रश्न है। ख क्या है यहाँ पे आपका, प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे कि भाई साहब प्लेसेंटा क्या होता है, व्हाट इज अपरा, अपरा होता क्या है। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा टिप्पणी करना है कि भाई साहब प्लेसेंटा होता क्या है, कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं। तो गर्भ में स्थित भ्रूण व मातृ ऊतकों के बीच का अस्थायी अतरंग शारीरिक संरचनात्मक व कार्यकीय संबंध जो भ्रूण को जीवन संबंधित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता है तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करता है, उसे अपरा कहते हैं। ये भाई साहब इसका पूरा का पूरा परिभाषा है, इसको याद ही करना है। चलिए हमारे साथ आप परिभाषा याद कीजिए कि अपरा क्या होता है, अपरा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप याद कीजिए हमारे साथ। गर्भ में स्थित भ्रूण, गर्भ में स्थित जो भ्रूण, जो गर्भ होता है उसमें भ्रूण स्थित होती है, वह मात्र ऊतकों के बीच एक अस्थायी बनता है। कब बनता है, जब भ्रूण, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तभी यहाँ पे प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है ना, सॉरी थोड़ा पानी पी लें, थक गए। चलिए यहाँ पे अस्थायी अतरंग शारीरिक संरचनात्मक व कार्यकीय संबंधित जो भ्रूण को जीवन संबंधित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता है तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करता है, उसे हम लोग अपरा कहते हैं। ठीक है ना। अब अपरा की कुछ पॉइंट है यहाँ पे। यह शरीर की एकमात्र ऐसी संरचना होती है जो दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनी होती है। दो प्राणियों के ऊतक मतलब एक तो भ्रूण का जो बच्चा है उसका और दूसरा माँ का। तो ये दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनता है, क्या बनता है, प्लेसेंटा, अपरा निर्माण होता है। ये मनुष्य में तस्तरी के आकार का अपरा हीमोकोरियल अपरा कहलाता है। जो मनुष्य में तस्तरी के आकार का एक अपरा पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हीमोकोरिकल अपरा कहते हैं। इस अपरा में भ्रूण की कोरियोनिक विलाई सभी मात्र ऊतकों का पाचन कर लेती है और मां के रक्त में सीधे संपर्क में रहती है। अब यहाँ पे अपरा का क्या कार्य होता है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि अपरा का क्या कार्य होता है। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज याद रखिएगा ना। अपरा विकसित होते भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देता है। जो अपरा होता है, जब जो भ्रूण होता है वो जब विकसित होता है तो उसको क्या करता है, ये पोषण देता है, भोजन देता है, और दूसरा भ्रूण को यह ऑक्सीजन प्रदान करता है ताकि भ्रूण ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाए और वह जो भ्रूण है वो अपने जीवन को आसानी से जी सके। तो ये अपरा का क्या होता है, कार्य होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है। जो अपरा होता है यह उत्सर्जन में भी क्या करता है, बहुत ही हेल्प करता है, सहायक होता है। इसी के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। उसके बाद है अपरा चलनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करता है। यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों जैसे पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, प्रतिरक्षी आदि को तो भ्रूण के रुधिर में प्रवेश करने देता है, किंतु हानिकारक पदार्थों व जटिल प्लाज्मा प्रोटीन्स को भ्रूण में प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। लेकिन विषाणु आदि रोगजनक अपरा द्वारा भ्रूण में पहुंच जाते हैं। मतलब भ्रूण का मतलब अपरा का काम होता है कि भ्रूण को भाई साहब भोजन प्रदान करना, ऑक्सीजन प्रदान करना, उसकी रक्षा करना। अपरा तभी क्रिएट होगा जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होगी, तभी अपरा क्रिएट होता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद ग वाला प्रश्न है। ग यहाँ पे क्या प्रश्न है, ग प्रश्न है यहाँ पे, अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में विभेद उत्पन्न कीजिए कि अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता क्या होती है। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूँ कि अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता क्या होता है। तो अपूर्ण प्रभाविता में दो तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। किसमें, आपका अपूर्ण प्रभाविता में, क्लियर है। और वहीं पे सप्रभाविता में दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में जिन रूप तथा दिश प्रारूप का अनुपात 1
अनुपाते 2:1 होता है तथा सप्रभाविता में क्या होता है 1:1 ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे जैव विविधता का महत्व समझाइए कि भाई साहब जैव विविधता क्या होता है। ये काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप 27 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे तो यही सारे क्वेश्चन बायोलॉजी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सब भाई साहब तैयार कर लीजिए, काफी आईएमपी वाले क्वेश्चन है। चलिए, ये जैव विविधता क्या होता है, बायोडायवर्सिटी क्या होता है। जैव विविधता एक व्यापक संदर्भों वाला शब्द है जिसमें प्रजाति विविधता के साथ साथ आनुवंशिक विविधता तथा पारिस्थितिक विविधता को भी शामिल किया गया है। साथ ही जीवों की विविधता के सभी प्रतिमान, चाहे वह वन्य जीव हो या घरेलूकृत जीव, सभी जैव विविधता का क्या है अंग है। वन्य जीव वे जंतु या पौधे हैं जो घरेलूकृत नहीं हैं, अतः कहा जा सकता है कि वन्य जीव जैव विविधता का ही एक भाग होता है। मतलब जैव विविधता का मतलब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैव विविधता में ऐसा नहीं है कि बाहर की नहीं, जो हमारे घर में आप देखते होंगे अपने आसपास की कई सारे पेड़ पौधे रहते हैं, कई सारे पशु पक्षी रहते हैं, ये भी क्या है, ये भी जैव विविधता वाले हैं। जैव विविधता से होने वाले लाभों का अध्ययन इन्हें 3 प्रकारों में विभाजित करने को किया जाता है। एक संकीर्ण लाभ वाले, दूसरा व्यापक लाभ वाले। क्लियर है ना। अब भाई साहब जैव विविधता का उपयोग कहाँ कहाँ पे है, इसको थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे औषधि मूल्य में पहला औषधि मूल्य डालेंगे। रोगों के उपचार में दी जाने वाली अधिकांश औषधियां मूल रूप से पौधे से प्राप्त की जाती हैं। अगर पौधों में जैव विविधता ना होता, जैव विविधता मतलब एक से अधिक पौधे का बनना, एक से अधिक पौधे पाए जाना ही जैव विविधता कहलाता है। वैश्विक स्तर पर इस समय 25,000 पादप प्रजातियों का उपयोग विभिन्न देशों में विभिन्न परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है। यहाँ पे सी पॉइंट लिखेंगे। सी पॉइंट क्या है, औद्योगिक महत्व, जैसे टिम्बर, पेपर, पल्प, टैनिन, डाई, रेजिन, इत्र व सुगंध, रबड़, लुब्रिकेंट्स, बी वैक्स, शहद आदि भी जैव विविधता का ही अंग है और जैव विविधता का उपयोग किया जाता है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो जैव विविधता का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, अगर जैव विविधता ना होता तो क्या विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते, नहीं पाया जाता। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे है कृषि महत्व, यानी कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो जैसे दलहन होता है, बीजी तेल होते हैं, सरसों का होता है, फल होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं आपके जैव विविधता के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5वां का प्रश्न पूछा गया था वहां से आपके बोर्ड एग्जाम में कि जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए जैव विविधता वाला जो टॉपिक है ना, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये काफी आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि आपके बोर्ड में आएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव विविधता वाला, इसे आप रट लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैव विविधता संरक्षण की 2 प्रमुख विधियां हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं थोड़ा देख लीजिएगा। सबसे जो पहली विधि है स्वस्थानीय संरक्षण। अब स्वस्थानीय विधि संरक्षण क्या होता है, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न जीव जातियों को उनकी प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार, और कौन सा यहाँ पे देख लीजिए पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार। मतलब कि वो जहां पे रह रहे हैं, जहां पे जीव रह रहे हैं, स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है उनके प्राकृतिक स्थान, यानी कि अगर जो पेड़ मतलब जंगलों में शेर रहते तो उसी जंगल में उनको संरक्षित किया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और वह स्थानीय संरक्षण मतलब इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थानों पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। और इसके अंतर्गत निम्न विधियां हैं। अब देखिए पहला है आपका स्वस्थानीय संरक्षण। अगर वो पेड़ में रहते हैं, अगर वो
जल में जीव रहते हैं तो उसी जल में उनको संरक्षित कर दिया जाएगा, उनको सुरक्षा दिया जाएगा। अगर वो जंगल में रहते हैं तो उसी जंगल को संरक्षित कर दिया जाएगा, मतलब वहां पे गार्ड्स लगा दिए जाएंगे, भाई इसको सुरक्षा करो। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि वहां पे सुरक्षित नहीं है, उनका शिकार होता है, वो किसी न किसी कारण मर रहे हैं, तो उनको प्राकृतिक स्थान से उठाकर वहां से ले आकर बाहर कोई अन्य जगह पर रख दिया, यानी कि वाह्य स्थानीय संरक्षण। स्व मतलब जहां पे रह रहे हैं, वाह्य मतलब बाहर संरक्षित किया जाता है, उसे हम लोग वाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक और निम्रतापीय संरक्षण। ठीक है, फिर यहाँ पे ख वाला क्वेश्चन है, ख क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या है। जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन यानी निर्माण में योगदानों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्लियर है ना? तो यानी ये कह रहा, प्रश्न ये कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, यानी जो जैव प्रौद्योगिकी है इसका उपयोग हम लोग वैक्सीन के उत्पादन में कर रहे हैं, और जीन चिकित्सा यानी कि जीन को जानने के लिए, मानव इंसुलिन के निर्माण में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, आपको टिप्पणी करना है। तो आप लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन योगदान। प्रभावी टीकों में 3 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला एक एंटीजन जिसके आधार पर अनुकूल प्रतिरक्षा होती है। दूसरा एक प्रतिरक्षा भावना या सहायक एंटीजन जो विशिष्ट प्रतिक्रिया को प्रबल करने के लिए सहज प्रतिरक्षा प्रणाली को संकेत देने के लिए होते हैं। और तीसरा एक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है कि एंटीजन और सहायक एक साथ सही समय और स्थान पर वितरित किए जा सके। ठीक है ना? अब भाई जीन चिकित्सा में योगदान किस प्रकार से देख लीजिए। मानव जीन्स की मैपिंग करने के लिए हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत जीन्स की पहचान करने के लिए, आनुवांशिक रोगों का पता करने के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। यहां पर हम लोग जीन चिकित्सा योगदान किसका योगदान? जैव प्रौद्योगिकी का योगदान है। किसमें? जीन चिकित्सा में। मानव इंसुलिन के निर्माण में किस प्रकार से योगदान है उसको देख लीजिए। यहाँ पे अग्नाशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन एक आवश्यक हार्मोन्स है। इसकी मुख्य भूमिका हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है। इंसुलिन का कार्य, जब शरीर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन को पचाता है तो शर्करा रक्त प्रवाह में छोड़ दिया जाता है। क्लियर है ना? उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों का नाम लिखिए। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। कि मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियां कौन कौन सी, आपको नाम लिखना है, और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकारों का आपको उल्लेख करना है। जो कि भाई साहब काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आपको जाके बोर्ड में छापना है। आपको जाके बोर्ड में क्या करना है? छापना है। 70 में 70 जो हमारा टारगेट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा केवल आपके द्वारा। ठीक है ना? आप लोग टेंशन ना लो यार, आप मेहनत कीजिए, 95 आपका स्कोर होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। मलेरिया ज्वर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। जो मलेरिया होता है, जो मलेरिया ज्वर होता है, मलेरिया बुखार होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। और यह एनोफिलीज मच्छर इस रोग को फैलाती है। जो एनोफिलीज मच्छर होती है वो मलेरिया रोग को क्या करती है? फैलाती है। अब बात करते हैं मलेरिया के प्रकार। मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको 4 प्रकार से मिलेंगे। सबसे पहला सुदम तृतीय मलेरिया। इस ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटे पश्चात होती है। यह प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है। दूसरा होता है दुर्दुम तृतीय मलेरिया। इसमें उवर की पुनरावृत्ति, यानी कि ज्वर की, सॉरी उवर नहीं, यहाँ पे ज्वर रहेगा। ज्वर की पुनरावृत्ति 48 घंटे के अंतराल होती है। इसे सेरिब्रल या फैल्सीपैरम मलेरिया कहते हैं। यह प्राण घातक हो सकता है।
यह प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम के कारण होता है। क्लियर है। उसके बाद है आपका चतुर्थक मलेरिया। अब ये भाई साहब चतुर्थक मलेरिया क्या होता है? इसमें ज्वर की पुनरावृत्ति 2 घंटे के अंतराल पर होती है। यह घातक नहीं होता। इसे सब क्लिनिकल मलेरिया भी कहते हैं। यह प्लाज्मोडियम मलेरियाई द्वारा होता है। और चौथा है आपका दैनिक मलेरिया। अब ये दैनिक मलेरिया क्या होता है? यह प्लाज्मोडियम परजीवी की एक से अधिक जातियों के संक्रमण के कारण होता है। इसमें ज्वर प्रतिदिन आता रहता है। फिर यहाँ पे है एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति। देखिए वैसे तो अगर इसको हम डिटेल से पढ़ाना चाहते हैं तो इसलिए इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कल तक या शाम तक आज आपको मैं एक वीडियो दूंगा। उस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बहुविकल्पी भी आता है और एक क्वेश्चन भी आता है, तो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको समझाता चलूं। जैसे किसी व्यक्ति का ए रुधिर वर्ग है तो इसमें कितने एलील होंगे? इसमें 2 एलील होंगे। कौन कौन से? IAA और I0। इसमें कितने एलील होंगे? 2 एलील होंगे। अगर किसी व्यक्ति का रुधिर बी है तो इसमें कौन सा होगा? 2 एलील होंगे, IB और IB और IB और I0। अगर किसी व्यक्ति का रुधिर क्या है? O है, तो इसमें केवल एक एलील होगा, I0 और I0। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो इसमें कितने होंगे? तो इसमें आपके 2 ही एलील होंगे। एक एलील होगा कौन सा? IA और IB। क्लियर है? इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। उसके बाद छठा क्वेश्चन है यहाँ पे। छठा क्वेश्चन है निम्न पर आपको टिप्पणी करना है। अब निम्न पर आपको क्या करना है? टिप्पणी करना है। सबसे पहला यहाँ पे है, छठा का क है, भ्रूणकोश और विपुंसन। ये भ्रूणकोश क्या होता है और विपुंसन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग भ्रूणकोश की बात करेंगे। भ्रूणकोश होता क्या है? यह एक अंडकोर बहुकोश की संरचना होती है। यह बीजांड काय में फंसी होती है। भ्रूणकोश की एक पतली पेक्टिन और सेलुलोज के बने यौगिक की झिल्ली से ढका होता है, जो क्रियाशील महाबीजाणु की भित्ति से बनता है। ये क्या होता है? ये भ्रूणकोश होता है। अब हम बात करेंगे विपुंसन की। ये विपुंसन क्या होता है? जरा देख लीजिए भाई साहब, छापने वाले क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा इसको। द्विलिंगी पुष्पों के अंदर पराग प्रस्फुटन के पहले पुष्प कलिका से चिमटी की सहायता से पराग कोश से अलग करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? विपुंसन कह देते हैं। ये काफी आपका IMP वाला क्वेश्चन है भाई साहब, इसको आप लोग छाप डालिए। इससे बाहर आपके क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। आप लोग इसको पूरा का पूरा छाप डालेंगे। क्लियर है ना? इतना आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट मतलब आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्या? मानव में भ्रूणीय परिवर्धन से क्या अभिप्राय है? यानी कि जो मानव में भ्रूणीय परिवर्धन होता है, इसका मतलब क्या होता है? आप लोग क्या इससे समझते हैं? तो निषेचित अंड से प्रौढ़ जीव बनने की प्रक्रिया को परिवर्धन यानी कि विकास कहा जाता है। जो निषेचित अंड होता है, इससे प्रौढ़ जीव बनते हैं और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परिवर्धन कहते हैं। मानव में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया में मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्टूला प्रकट होता है। यहाँ पे गैस्टूला रहेगा। इसके समझौते में 3 जन स्तर का निर्माण होता है। इन समिति जन स्तरों से शरीर के विभिन्न अंगों का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर है ना? अब इसमें कई चरण होते हैं, जैसे कि भ्रूणीय परिवर्धन के प्रमुख जो चरण होते हैं, जैसे कि आपका युग्मक जनन हो गया, फिर निषेचन हो गया, विदलन हो गया, चौथा तूतक हो गया, पांचवा कोरक पुटी का निर्माण हो गया, छठवां आपका गैस्टूला हो गया, सातवां आपका गैस्टूला से शिशु का निर्माण हो गया। उसके बाद ग यहाँ पे प्रश्न बना है। ग प्रश्न क्या है? सीकल सेल एनीमिया यानी कि दात्र कोशिका अरक्तता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो
दांत कोशिका अरक्तता होती है, सीकल सेल एनीमिया, उस किसे कहते हैं? ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्या क्वेश्चन है। तो सीकल सेल एनीमिया वंशानुगत बीमारी जो लाल रक्त कोशिकाओं को कठोर सीकल आकार लेने के कारण नष्ट कर देती है। इस रोग की विशेषता क्रोनिक एनीमिया थकान, पीली त्वचा और सांस की तकलीफ के कई लक्षणों के साथ साथ संक्रमण, पीलिया और आंखों की अन्य समस्याओं, देरी से विकास और पेट हड्डियों में गंभीर दर्द के एपिसोडिक संकट के लिए संवेदनशीलता होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सीकल सेल एनीमिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए कि बायोगैस में किस प्रकार सूक्ष्म जीव अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सीधा इसका आंसर लिखेंगे, बायोगैस या गोबर गैस यह कई गैसों का मिश्रण होता है। जो बायोगैस या गोबर गैस होता है यह कई गैसों का मिश्रण होता है, जैसे CO2, H2S तथा CH। इसमें सबसे अधिक मात्रा में मीथेन पाई जाती है, CH4 पाई जाती है। यहाँ पे CH4 कर लीजिए, ठीक ना। यह अवायुवीय जीवाणुओं द्वारा वायुवीय वातावरण में मीथोजन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। मीथेनोबैक्टीरिया इनमें से एक है। इसे गोबर गैस संयंत्र में तैयार किया जाता है। इसके लिए गोबर की स्लरी का उपयोग करते हैं। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? इसमें हम लोग गोबर की स्लरी मतलब आप देखते हैं जो गोबर होता है उसमें आप पानी डाल दीजिए, पानी डाल के चला दीजिए, एक स्लरी तैयार हो जाएगी। फिर उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस के निर्माण में करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस का उपयोग ईंधन तथा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और उपयोग की गई स्लरी का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में कर लिया जाता है। उसके बाद अब आपका आता है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। अब विस्तृत उत्तरी प्रश्न में देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र, जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने वीडियो बना दिया था, चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आ गए, देखिए स्त्री जनन तंत्र या फिर मादा जनन तंत्र। ये भाई साहब मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र क्या होता है? मैं बोला था ना, वन शॉट वीडियो लेके आऊंगा भाई साहब। ऐसे मैं आपके सामने वीडियोज लेके आऊंगा ना कि भाई साहब जब आप 16 फरवरी को बैठे ना, सॉरी 27 फरवरी को, तो एकदम आग लगा दीजिए, चमक एकदम छापी वहां पे क्वेश्चन, ठीक ना। कोई टेंशन नहीं, सारा सारा मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। चलिए तो देखिए इसमें यहाँ पे देखिए फिगर हो गया, आप बना लीजिएगा। ये आपका क्या है? आपका फिगर है। तो ये आपका क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं गर्भाशय गुहा, इसको कहते हैं फंडस, इसको ये जो यहाँ पे पतली होती है इसको हम लोग संकीर्ण पथ कहते हैं, और ये जो वाली चीज होती है इसको हम लोग तुम्बिका बोलते हैं। ये वाली भाग को क्या कहते हैं? तुम्बिका बोलते हैं। ये जो एक झल्लरी होती है, जैसे हमारा ये है उंगलियां, उस प्रकार जिसको हम लोग झल्लरी बोलते हैं। और यहाँ कीप ऐसे होता है ना, ऐसे जो ऐसे बना होता है, उसमें हम लोग डालते हैं कुछ भी पकड़ने काम करता है, उसे हम लोग कीप कहते हैं। यहाँ पे ये दो जोड़ी क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। इसको जो यहाँ पे देखिए एक रेड टाइप सा है, इसको हम लोग गर्भाशय अंतःस्तर बोलते हैं, और ये गर्भाशय पेशी स्तर है। और ये बाहरी वाले भाग को हम लोग परिगर्भाशय बोलते हैं, ठीक है ना। और ये गर्भाशय की क्या होती है? ग्रीवा होती है। और ये जो होती है ये भाग, ये इसको हम लोग ग्रीवा नाल कहते हैं। और ये जो बाहर वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? विजाइना बोलते हैं, यानी कि योनि बोला जाता है। तो ये इसका क्या हो गया? स्त्री जनन तंत्र हो गया। अब हम लोग सबसे पहले इसमें प्राथमिक जनन अंग की बात करेंगे। तो जो स्त्री में प्राथमिक जनन अंग होता है उसमें अंडाशय हमारा जो अंडाशय होता है स्त्री में, यह प्राथमिक जनन अंग होता है, ठीक है ना। अब ये अंडाशय होता क्या? तो चलिए देख लीजिए। एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय वृक्क के समीप मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं, और अंडाशयी लिगामेंटस द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। अंडाशय ठोस होते हैं,
अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दोनों दानों जैसा क्या होता है, उभार होता है। देखिए यहाँ पे दिखाई देता है, जिन्हें हम लोग ग्राफिकन पुटिकाएं कहते हैं। और ग्राफिकन पुटिकाओं में अंडाणु बनते हैं और पुटिका से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। अब यहां से एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से हार्मोन्स पाए जाते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाए जाते हैं, नर मादा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो मादा में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सहायक जनन तंत्र होता है। सहायक जनन अंग क्या होता है? ये जनन अंग, ये अंग जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं और इसमें सहायक नलिकाएं भी शामिल होती हैं। सबसे पहले सहायक नलिकाएं तो जैसे अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि इत्यादि सहायक नलिकाएं हैं। अंडवाहिनी क्या होती है? तो यह अंडवाहिनी पतली कुंडलित लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। 3 भाग होते हैं, प्रारंभिक भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। अंतिम भाग को हम लोग इस्थमस कहते हैं। फिर गर्भाशय, दोनों और फैलोपियन नलिकाओं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। गर्भाशय चौड़े थैले नुमा होती है, इसकी मोटी भित्ति व पेशी युक्त होती है। फिर यहाँ पे योनि है, ये क्या होती है? विजाइना, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी पेशी रचना होती है और यह मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। उसके बाद सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो इन ग्रंथियों का श्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है, जिसमें स्तन जनन ग्रंथि आती है और बर्थोलिन आती है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे है वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छाप डालिए। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आप टिक लगा लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए देखते हैं। सन 1990 में डी व्रिच, कोरेंस तथा सेरेमैक ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधित मेंडलों के सिद्धांतों का फिर से खोज किया, क्योंकि इस समय कोशिका विभाजन का ज्ञान हो चुका था और इस समय तक कोशिका विभाजन द्वारा द्विगुणित से अगुणित संरचना में परिवर्तित होने का गुण रखने वाले क्रोमोसोम की खोज भी हो चुकी थी। इसके साथ ही क्रोमोसोम के अन्य गुणों का भी पता लग चुका था और यह पाया गया कि गुणसूत्र के गुण मेंडल के बताए गए कारक यानी जिन के समान होते हैं और गुणसूत्र जिन के समान युग्म में पाए जाते हैं एवं एक जिन के 2 एलील समजात गुणसूत्रों के एक स्थान पर स्थित होते हैं। सटन एवं बाबेरी ने यह भी बताया कि क्रोमोसोम युग्म का बनना या अलग होना गुणसूत्र पर लाए गए कारकों के विसंयोजन के कारण होता है। अतः इन्होंने इस घटना को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़ा और वंशागति का क्रोमोसोम प्रस्तुत किया, ठीक है ना। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने इसका प्रयोगात्मक सत्यापन किया एवं जनन उत्पादन विभेद नींव भी डाली। अगला पॉइंट में लिखेंगे, लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने फल मक्खियों यानी कि ड्रोसोफिला में द्विसंकर क्रॉस कराए, जो मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर कराए गए द्विकास क्रॉस संकरण के क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। पॉइंट क्या है? मॉर्गन ने पीले शरीर एवं श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर एवं लाल आंखों वाली मधुमक्खियों के साथ किया। प्रथम पीढ़ी संतति का स्वयं संकरण कराया और पाया कि द्वितीय पीढ़ी संतति का जीनोटाइप 9:3:3:1 से पूर्ण रूप से भिन्न है एवं 2 जीन जोड़ी एक दूसरे से विसंयोजित नहीं होती हैं। इस घटना के बाद यह पता लग गया कि 2 जीन जोड़ियां एलील एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और इस घटना को सहलग्नता नाम दिया गया। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है आरडीएनए तकनीकी पर एक निबंध लिखिए कि आरडीएनए तकनीकी होती क्या है, क्या होता है। यह काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डीएनए से संबंधित आरएनए संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और इसका आर का मतलब क्या होता है? तो आर का मतलब होता है पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेटिव डीएनए नाम कहते हैं इसको। डीएनए पुनः संयोजक तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जहां एक जीव के चयनित डीएनए को दूसरे जीव के
डीएनए के साथ संयोजित करने के लिए ताता की आनुवांशिक क्षमता प्राप्त की जाती है। ठीक है ना। और इसमें निम्नलिखित बुनियादी कदम है, जैसे कि जीनोमिक डीएनए को डोनर से अलग किया जाता है आरडीएनए में, एंडोन्यूक्लियेज जैसे प्रतिबंध एंजाइमों का उपयोग करने से डीएनए खंडित हो जाता है, और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे वांछित स्थान पर डीएनए टुकड़ों में उत्पादित किए जाते हैं। अगला है तीसरा पॉइंट, निकाले गए टुकड़ों को वांछित जीन के लिए जांचा जाता है। फिर चौथा पॉइंट है, वांछित जीन वाले डीएनए के टुकड़े एक क्लोनिंग वेक्टर में डाले जाते हैं, और क्लोनिंग वेक्टर एक प्लाज्मिड, कॉस्मिड या एक फेज डीएनए भी हो सकता है। यह सम्मिलित पुनर्संयोजक डीएनए या डीएनए जिसे काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है बनता है। ठीक है ना। उसके बाद पुनर्संयोजक वेक्टर को एक सक्षम मेजबान सेल में भी पेश किया जाता है। इन कोशिकाओं को बाद में डीएनए से वांछित टुकड़ों की कई प्रजातियां या क्लोन प्राप्त करने के लिए सुसंस्कृत किया जाता है। सातवां पॉइंट है, इन प्रजातियों का उपयोग प्रयुक्त मेजबान कोशिकाओं को बदलने के लिए किया जाता है जो वांछित जीन को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको फुल पेपर सोल्यूशन बताया, क्लास 12 बायोलॉजी का सेट 1 ये वीडियो है, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये वीडियो आप देख लीजिए। अगला हम लोग सेट 2 करेंगे। इसी प्रकार आपको मैं 12 सेट लेकर आऊँगा। अगर सोचिए 12 सेट आप कंप्लीट कर लीजिए तो क्लास 12 बायोलॉजी में 70 में 70 स्कोर करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है ना। और ये केवल एक ही चैनल कर रहा है एसकेएम स्टडी। यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बायोलॉजी वालों की भारी डिमांड पर मैं ये क्लास लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बायोलॉजी की सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिए हैं, जाके वहां से पढ़ लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।